ओके डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि चार्ज का इंट्रोडक्शन क्या होता है या चार्ज क्या होता है, चार्ज को किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से किस मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और उसके बावजूद कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है, सरफेस के साथ साथ सरफेस के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से हमने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा। तो प्रीवियस जो लेक्चर था वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, ठीक है। उसमें से क्वेश्चंस बहुत ही कम चांसेस हैं उठने के, और उठेंगे तो भी कुछ एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में पिकअप हो सकते हैं। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर भी हमारे बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन और उसके बेसिस कुछ क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। अब बचे 12th के हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं या आने वाले जो लेक्चर हैं या अभी तक अपलोडेड जो जितने भी वीडियोस हैं, उन सभी में एक बात कॉमन रहेगी कि बोर्ड के लिए हमें उस 12th के वीडियोस में बोर्ड भी कवर करनी है, प्लस जेई और नीट भी कवर करनी है। तो हमने जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स है, लेक्चर जो स्टार्ट होने वाला है या किसी भी टॉपिक के जो स्टार्टिंग के लेक्चर है, तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ बोर्ड पर फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमने लेवल को पिकअप करते हुए जेई और नीट के लिए हमने क्वेश्चंस डाले हैं, और फिर जो है कुछ क्वेश्चंस जेई एडवांस के हिसाब से हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ बेसिक लेक्चर देखे, और जिसको आगे की प्रिपरेशन भी करनी है वो आगे के लेक्चर्स भी देख सकता है, और अगर किसी को ओनली बोर्ड है तो वो आगे के लेक्चर्स को स्किप कर सकता है, ठीक है। इसलिए आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इस फर्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ कूलम्ब्स लॉ बताऊंगा, और कूलम्ब्स लॉ की एप्लीकेशंस और कूलम्ब्स लॉ किस तरीके से बोर्ड के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है वहां पर मैं जेई मेंस और नीट की कंपटीशंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर की एंडिंग में हम जेई एडवांस पर भी जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस वीडियो तक सीमित रहें, और अगर आपको आगे भी जाना है तो ऑफ कोर्स आप बिना किसी झंझट के आगे जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। अच्छा बच्चों, आपने अभी तक क्या पढ़ा? चार्जेस। क्या पढ़ा? चार्जेस। कितने तरीके के हो सकते हैं भाई? सर दो तरीके से। कौन कौन से? एक तो सर पॉजिटिव, ओके आपने बोला मैंने माना। दूसरा भाई नेगेटिव, फिर आपने बोला मैंने माना, उसमें कोई बुराई वाली बात। एक प्लस और एक माइनस। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके साथ में मैंने एक चीज और सिखाई थी, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्या ये सीखा था? बिल्कुल सर सीखा था, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या अट्रैक्शन कब होगा? जब सेम सेम या अपोजिट अपोजिट? ओके, जब अपोजिट अपोजिट एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन। और जब रिपल्शन कब होगा? जब सेम सेम एक दूसरे के सामने आएंगे तो रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। और यही दुनिया का दस्तूर है, यही दुनिया का दस्तूर है। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। चलिए, ये क्या बकवास कर दिया आपने? अरे अभी काम आएगी ये बकवास भी, देख कैसे काम आएगी, देखते हैं पहले। फिलहाल बात करते हैं सपोज करते, ऑफ कोर्स करते साहब। ये है एक चार्ज, ओके, चार्ज नंबर Q1, बड़ा Q, लो भी बड़ा Q1, ओके। दूसरा चार्ज यहां पे कहीं पे रखा हुआ है, इसका नाम है Q2। क्या है? Q2, बहुत बढ़िया। अच्छा ये दोनों बताओ, सेम सेम अपोजिट अपोजिट? सर सेम सेम। क्या है दोनों? सेम सेम, ओके। किसे पता चला? अरे भाई ये भी पालश, ये भी पालश। अच्छा ये दोनों पालश तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, सब बहुत बढ़िया, ओके। अब सपोज, तुम लोग सपोज कर रहे हो? हाँ तो सपोज कर सकते हो। मान लो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अच्छा इन दोनों के चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r, ओके। अब देखो ये जो Q1 चार्ज है, क्या है ये? Q1 चार्ज। इसको Q2 क्या करेगा? धक्का लगाएगा। क्या लगाएगा? धक्का। क्या लगाएगा? धक्का। कौन लगाएगा? Q2। किस पे? Q1 पे। बहुत बढ़िया। अच्छा धक्का लगाएगा, इसका मतलब इस पर फोर्स लगाएगा। अच्छा
बहुत बढ़िया। तो सपोज ये फोर्स इस तरीके से लगा है, ये फोर्स इस तरीके से लगेगा, हाँ सर ये इस तरीके से लगेगा, ये Q2 जो है इसको किधर लगेगा, इधर, ओके कोई बात नहीं। अब मान लो ये जो फोर्स है वो किस पे लग रहा है, F1 पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, चार्ज नंबर Q1 पे लग रहा है, तो उसको मैंने F1 बोल दिया। अच्छा किसके थ्रू लग रहा है, 2 के थ्रू लग रहा है, तो मैंने इसको F1 2 बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने इसको, F1 2। ओके ओके, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप पढ़ चुके हो, वो तो पता है हमको। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करना ऐसे सीखा, बिल्कुल सीखा। ध्यान देना यहाँ पे वेक्टर से बहुत पाला पड़ने वाला है, और अगर आपको वेक्टर नहीं आती है तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वेक्टर वाले प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगा, वहां जाके आप वेक्टर देख सकते हो। बट फिलहाल ध्यान देना कि हर एक जगह पर यहाँ पर वेक्टर से खेलने वाले हैं। तो आओ आज का खेला शुरू करते हैं। अच्छा चलो देखो, इस Q2 पर ये Q1 फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। क्या ऐसे लगाएगा, हाँ सर ऐसे लगाएगा। ये फोर्स मान लिया F2, क्या मान लिया ये F2, बोले तो चार्ज नंबर 2 पर लगने वाला फोर्स F2। अच्छा किसके थ्रू लग रहा है, 1 के थ्रू लग रहा है, बहुत बढ़िया। इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई बुराई वाली बात नहीं। F12 हो गया, F21 हो गया, दोनों वेक्टर हो गए, इसमें भी बहुत बढ़िया बात हो गई है। अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r। अब फिलहाल ये दोनों जो फोर्स लगे हुए हैं इनको गोली मार दो, इनको गोली मार दो, मान लो इनके बीच में फोर्स लग रहा है F। अब कुलाम भाई साहब आए, उन्होंने क्या बोला, सुनना बात को गौर से। कुलाम भाई साहब आए और उन्होंने ये बोला कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स F है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स F है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के, सुनो बात को, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बोलो जय माता दी, नहीं, Q is equal to Q1 is equal to 2 कूलम, Q2 is equal to 3 कूलम। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं ये दोनों। अच्छा जो चार्ज है वो स्केलर है, वेक्टर, सॉरी स्केलर है, बहुत बढ़िया। अब ये 2 कूलम और ये क्या है 3 कूलम, ये इस चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। तो जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 2 into 3 बराबर 6। ठीक है, तो यहां पे 6 लिख सकता हूं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो बात मान ली आपने, बोला आप बड़े आदमी हो, हमने आपकी बात मान ली। और फिर क्या बोला ये, फिर बोला ये कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली R फॉर राहुल, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बढ़िया, ये दोनों बात स्टेटमेंट उन्होंने दे दिए, ये दोनों स्टेटमेंट उन्होंने दिए। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, also depend on medium, also depend on medium। ठीक है, उसके लिए एक इन्होंने कांस्टेंट यूज किया जिसको उन्होंने k बोला, also depend on medium। उसके लिए इन्होंने क्या यूज किया, कांस्टेंट, इसको इन्होंने k बोला और इसको लिखते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब k किस तरीके से डिपेंड किया वो भी आप देखते हैं। अच्छा इन दोनों स्टेटमेंट को उन्होंने कैसे लिखा, F is directly proportional to Q1 dot Q2 by R square। क्या इसको एक साथ ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर ये अलग अलग लिखे हुए इनको एक साथ लिख दिया, ओके कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट, अच्छा एक बात सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब भी इक्वल टू आएगा तो वो इक्वल टू अपने साथ में एक कांस्टेंट हमेशा लाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के जब इक्वल टू आएगा तो ये जो इक्वल टू है अपने साथ में कांस्टेंट लाएगा, और ये k क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स between two charges, between two
चार्जेस, दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आई बात समझ में? और ये फोर्स को क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि सारी कैलकुलेशन अभी किसके लिए कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या कहीं के जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स फोर्स। अरे भाई कूलम्ब का फोर्स कूलम्ब क्या घर से लेके आए थे? वो पूछे कहीं के। तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अब बात सर आर की वैल्यू तो पता चलेगी, मतलब क्वेश्चन में देगा Q1 Q2 की। Q1 लिखना भूल गया, बताते नहीं हो तुम लोग। Q1 और Q2 की वैल्यू भी वो दे देगा। अच्छा ये क्या है? के सर कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट है तो क्या इसकी वैल्यू तो फिक्स होनी चाहिए? हाँ बहुत बढ़िया, सही बात कही यार आपने। ठीक है, तो आप बोलते हो ना, इसलिए मैं लिख देता हूँ k is equal to 9 into 10 की पावर 9। ये बात याद रख लो। फिलहाल जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो किसके लिए करेंगे? मीडियम एयर मानते हुए। क्या मानते हुए? एयर। मान लो यहाँ पे दो चार्ज लगे हुए हैं, ये कौन सा मीडियम है? एयर। या फिर मैं इन दोनों चार्जेस को कहां लेके आऊंगा? स्पेस में। कहां लेके आऊंगा? स्पेस में, जहां पे क्या है? वैक्यूम। सो k is equal to 9 into 10 की पावर 9, और ये किसके लिए है? ओनली एयर या फिर वैक्यूम। एयर या फिर वैक्यूम। 9 into 10 की पावर 9। अच्छा यूनिट की बात करूं तो इसकी k की यूनिट बता दो। k की यूनिट निकालो सर। अच्छा यूनिट निकालना सीखा कहां? प्रीवियस याद करो, यूनिट निकालना सीखा है हमने, सिखाया था। नहीं हो तो वापस से प्लेलिस्ट में जाओ और यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक्स में जाओ, वहां पे जाके देख के आओ। अब मैं नहीं सिखाने वाला। अच्छा ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर और ये कूलम्ब का स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। देखो के, ये के की यूनिट निकालनी है। न्यूटन आर मीटर और आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब सॉरी चार्ज के लिए ये भी कूलम्ब ये भी कूलम्ब, तो दो चार्ज तो कूलम्ब का स्क्वायर। तो न्यूटन आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होगी क्या भाई? ठीक है। अब के का सर आपने बोला, क्या बोला आपने? आपने क्या बोला कि के की जो है वो, के की जो एयर वैक्यूम के लिए जो यूनिट है ये, सॉरी जो वैल्यू है वो क्या है? 9 into 10 की पावर 9। ये कहां से है? सो के का एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है के का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। क्या है? परमिटिविटी। इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, और ये किस पे डिपेंड करती है? ऑन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा देखो एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए क्या होती है इसकी वैल्यू? 8.345 into 10 की पावर सॉरी 8.85 इसकी वैल्यू थी। 8.85 into 10 को -12 ठीक है। यूनिट सेम, इसको इन्वर्स कर दो। कूलम्ब स्क्वायर कहां गया ये रहा। कूलम्ब स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू न्यूटन। ठीक है, सॉरी न्यूटन नीचे देगा। ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। यहां तक नोट करो, आप कॉपी करो। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं और इसी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, नोट करो। ओके बच्चों, अब इसकी कूलम्ब फोर्स की मुझे क्या निकालनी है? एक वेक्टर फॉर्म निकालनी है। क्या निकालनी है कूलम्ब फोर्स की मुझे? वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी वेक्टर फॉर्म भी निकालनी पड़ेगी। अच्छा जरा आओ फोकस में लेके चलते हैं इसको। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा दो फोर्स है Q1 और Q2, ये तो आपको पहले ही पता है। F12 F21 कैसे अप्लाई हो रहा है ये भी मैं बता चुका हूं। अब सोचो बात को, मान लो कि ये जो Q1 चार्ज है ये r1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये जो Q2 चार्ज है वो
R2 डिस्टेंस पे। किससे पे? R2 डिस्टेंस पे। बहुत बढ़िया। अब देखो पहले बात करता हूं मैं F12 के लिए। किसके लिए? ओके F12 फाइनल पोजीशन क्या है 1 और इन स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 2। बच्चों यहां पर इसके लिए दो डिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है फोर्स भी डबल है। अब चाहे वो मैग्नीट्यूड में सेम है या अलग अलग है वो मुझे नहीं पता, पर फिलहाल मेरे को क्या है दो फोर्स दिए हुए हैं, एक है F12 और एक है F21। अगर दो फोर्सेस है तो डिस्टेंस भी कितनी लेनी पड़ेगी? दो लेनी पड़ेगी। अब यहां से यहां चला तो स्टार्टिंग की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली R2 माइनस R1। कैसे पता चला? सॉरी R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। ये वाली डिस्टेंस कितनी? R1 माइनस R2। कहां से आई ये आई है देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट 1 और स्टार्टिंग पॉइंट 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल R12। फोर्स लगा दो। लगाऊं क्या भाई? आ जाओ। F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R का स्क्वायर बोलो तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड और इसका होल स्क्वायर। ठीक है? ओके। अच्छा ये क्या है? ये तो सर मैग्नीट्यूड है। ये तो क्या है? ये क्या है? ये जो है ये क्या है? ये तो सर मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? ओनली मैग्नीट्यूड। और आपने तो बोला फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो आया। डायरेक्शन कौन लाएगा? लाओ आ जाओ डायरेक्शन भी लेके आते हैं। चलो अच्छा सुनो 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 राज की बात बताता हूं। अगर मैं कहूं सुनो कि जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या होगी? इसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या हो? सर किसी भी वेक्टर के लिए अगर आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर का। किसका? यूनिट वेक्टर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर का। आ जाओ। अच्छा यूनिट वेक्टर किसके लिए निकालूं? डिस्टेंस के लिए। क्यों? क्योंकि सर ये फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस के लिए मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं। आओ यार। अच्छा यूनिट वेक्टर निकालने का सिलसिला R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है ये भी वेक्टर है, भूल के लगाना, माफ कर दो यार। ठीक है R1 माइनस R2 वेक्टर, ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये लो था मैग्नीट्यूड भी निकल गया। ये क्या है? R माइनस R2 वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर। ये क्या है? ये R माइनस R2 वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर आई है। क्या ये यूनिट वेक्टर आई? ये किसका काम करेगी मेरे लिए? डायरेक्शन का। किसका काम करेगी? डायरेक्शन का। पक्का? वेरी गुड, सही, बहुत सही आ रहा है। अच्छा देखो ये भी R1 माइनस R2 और ये भी R1 माइनस R2, इन दोनों का गठबंधन करवा दे। गठबंधन करवाओ तो ये स्क्वायर और ये 1 क्या है? क्यूब बनेगा। बहुत बढ़िया, सब सही आया आपको। F12 का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब। मैग्नीट्यूड का क्यूब। अच्छा होल क्यूब लिखूं? चलता है ना? इतना चलता है सर, दौड़ेगा दौड़ेगा। R1 माइनस R2। ठीक है R1 माइनस R2 वेक्टर। अब वापस आओ, किसके लिए निकालेंगे हम? अब ये वाला काम खत्म, इसको पकड़ो, पकड़ लो, इसको जाने नहीं देने का। आ जाओ भाई F21। ओके अच्छा ये वाला दूसरा फोर्स है, क्या मैं इस तरफ से जा रहा हूं? इस तरफ जा रहा हूं? हाँ सर इस तरफ जा रहा हूं। अच्छा फाइनल पॉइंट क्या होगा 2 और इनिशियल पॉइंट क्या होगा 1। ओके तो डिस्टेंस क्या लूंगा? R1 माइनस R2 लूं या R2 माइनस R1 वेक्टर लूं? क्या आप सही है? बिल्कुल सर सही है। अब देखो K Q1 Q2 तो फिक्स है। बहुत सही सर, बहुत सही ज्यादा फिक्स है। ओके चलो ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या ली मैंने? R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ये तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कौन लेके आएगा? सर आप ही लेके आओगे, हम थोड़ी लेके आएंगे। चलो लेके आते हैं। आओ डायरेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल। बहुत बढ़िया, आ जाओ एक खोपचे में लेके आओ उसको। ओहो R2 माइनस R1 वेक्टर। पक्का? पक्का सर।
और यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका आपको पता है? पता है सर। नहीं पता हो तो इसके एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट है वेक्टर के नाम से, उसे चाहिए और देखिए, बहुत ही अच्छा और सुहाना लगेगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं, क्या ये सेम आ रहा है क्या यार? देखो प्रोसीजर सेम है, डेटा सेम नहीं है, प्रोसीजर सेम। क्या प्रोसीजर सर? सर ये लो, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 ठीक। ओके, ये स्क्वायर और ये 1 कितना बन गया? क्यूब। ओके सर, सही जा रहा है सर। इसका क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये भी बहुत बढ़िया। क्या देखो, कुछ लगा, कुछ फील आया क्या? सर बहुत कुछ फील आ रहा है यहाँ से। अच्छा एक चीज देखो, जादू। अच्छा ये दोनों फोर्स आ गए, वेक्टर फॉर्म में आ गए, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता लग गया। यानी कि अब सुनो, डायग्राम मत देखो, क्या मत देखो, डायग्राम भूल जाओ। अब के Q1 Q2 अपन R1 माइनस R2 का होल क्यूब, के Q1 Q2 अपन R2 माइनस R1 का होल क्यूब। चलो डायरेक्शन तो बात की बात है, मैं यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लो सर, ले लो, बहुत बढ़िया बात है। माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, माइनस नीचे भी मल्टीप्लाई किया, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अच्छा सुनो, सुन रहे हो तुम? अगर मैं इस माइनस को इधर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ये देखो क्या होगा, ये किसकी वैल्यू आई? F12 की। किसकी वैल्यू आई? F12 की। अगर इसको पूरा हटा के मैं ऐसे लिख दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे सर, हम तो कभी किसी बात का बुरा ही मानते हैं। देखो F12 लिख दिया मैंने, इस पूरे बॉक्स को हटा के F12 लिख दिया। अच्छा ये देखो, ये माइनस है, बिल्कुल है। तो साबित क्या करना चाहता हूं मैं? ये कहना चाहता हूं कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये आपस में मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ये डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। ओके, डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर। बोले तो देखो, ये वाला फोर्स इस तरफ लगा और ये वाला फोर्स इस तरफ लगा, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है? यानी कि इधर भी कौन खींच रहा है? एक मोटा आदमी, और इधर भी कौन खींच रहा है? एक मोटा आदमी। दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे को, क्या होगा रस्सी के? कुछ नहीं होगा। बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक इस तरफ खींच रहा है और एक इस तरफ खींच रहा है। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन कह रहा है कि जो मामला है वो पहले की तरह ही है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका, यानी कि अगर ये 10 न्यूटन का है तो ये भी 10 न्यूटन का, बट डायरेक्शन में ये माइनस 10 न्यूटन का है। बोले तो डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है। हो गया, कॉपी दैट। ओके बच्चों, अब मैं बात करने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉज या कूलम्ब्स फोर्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इसकी। अरे भाई फोर्स तो पड़ गया, लेकिन इसकी क्वालिटीज, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी गुण, इसके अवगुण, इसकी अच्छाई, इसकी बुराई, सबके बारे में तो देख लेते हैं। करें नहीं करें? करो सर, स्टार्ट करो। आप वैसे भी मानने वाले तो होगा नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले, अच्छा सुनो, इस पर जाएं उससे पहले आओ एक खोपचे में एक बात में लेके चलता हूँ। कौन सी? 1 साल पहले की बात है। कब की बात है? 1 साल पहले की, जब हम ये चैप्टर पढ़ते थे। ग्रेविटी पढ़ा था सर। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था सर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको एक नए नाम से भी जानते थे, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ
याद करो उस जमाने में हम कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे, दो प्लैनेट उठाए थे भारी भारी वाले, एक ही साथ में, एक का मास m1, एक का मास m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r थी, उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा था, ऐसे याद तो आया सर, आया। अच्छा अपना जो ये अभी जो पढ़ रहे हैं ये अपना वाला क्या है, अपने वाला ये है सर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों जो है क्या कुछ सिमिलर है, हाँ सर दोनों क्या है एक दूसरे के भाई बंधु हैं, दोनों क्या है एक दूसरे के भाई बंधु हैं, क्या है एक दूसरे के भाई बंधु हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके एक दूसरे के भाई बंधु हैं। अब बात करते हैं, अगर मैं कहूं ये गुलाम और ये ग्रेविटी, ओके ये ग्रेविटी और ये गुलाम, अगर इन दोनों की बात करूं तो देखो क्या ये दोनों इनवर्स लॉ फॉलो करते हैं, सो कूलम्ब फोर्स भी क्या फॉलो करता है, फॉलो अरे ये इंस्टा की बात नहीं हो रही है, फॉलो इनवर्स लॉ, ये इंस्टा नहीं इनवर्स है, इनवर्स लॉ का मतलब f is directly proportional to 1 upon r square। इस पर मुद्दे की बात बहुत करने वाले हैं अभी अपन थोड़ी देर में, बट फिलहाल इतना सा देखो f is inversely proportional to 1 upon r square, और सेम कौन करता है, ग्रेविटी। अच्छा चलो ठीक है बहुत बढ़िया। दूसरी बात, ये जो फोर्स है बच्चों क्या ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों टाइप से, बिल्कुल है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, ये दोनों टाइप से काम करता है। और ये वाला ये अन्य अट्रैक्टिव काम करता है, कौन सा करता है, अट्रैक्टिव। अच्छा रिपल्सिव तो नहीं करता, अगर ये रिपल्सिव कर रहा होता तो क्या होता, जो भाई साहब मार्स है ना, मार्स, वो मार्स आपकी अर्थ को कहां फेंक देता ना, दूर, कहीं दूर, और जो अर्थ है वो जुपिटर को कहीं फेंक दी होती, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट जो अभी चुपचाप चल रहे हैं ना अट्रैक्शन फोर्स से, अगर रिपल्सिव लग रहा होता तो एक जुपिटर वो जा रहा होता, वो अर्थ वो जा रही होती, तो इस तरीके की गलती नहीं करी। जो भगवान ने जो आपकी गैलेक्सी बनाई ना, वो पहले वो कौन सा लॉ पढ़ चुके थे, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ चुके थे, वहां पर कौन सा फोर्स लगा, अट्रैक्शन, ठीक है। तो और बट ये जो कूलम्ब भाषा है ये और देखो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव का जब अनलाइक चार्जेस होंगे यार, क्या होंगे, अनलाइक चार्जेस, एक छोटा एक छोटी, ओ सॉरी एक प्लस और एक माइनस, और रिपल्सिव कब होगा, जब लाइक चार्जेस होंगे, और जब छोटा छोटा हो या छोटी छोटी हो, इन सबके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन। ये तो दुनिया का दस्तूर है, विधि का विधान है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कूलम्ब क्या कर सकता है, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। सो ये तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हुई। अब थोड़ा सा आते हैं, अच्छा ये एक और मैं भूलिए, सॉरी राम राम, भूलने बहुत लगते हो, क्या करूं यार, जज की ऐसे। अच्छा तीसरा, ये जो फोर्स है यानी ये दोनों फोर्सेस एक्ट अलोंग द जॉइनिंग लाइन, क्या हो गया, स्पेलिंग इतना नहीं आती लाइन पर। जॉइनिंग लाइन का मतलब कि जो फोर्सेस है, मान लो वेयर इज माय डस्टर, हियर इज माय डस्टर, और डस्टर ये लो यहाँ करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा है तो आपकी किस्मत। अब सुनो बात को, मान लो कि ये चार्ज है q1 और ये चार्ज है q2 अच्छा q1 से q2 पर फोर्स लगता है, q2 से q1 पर फोर्स लगता है, और इस वाले फोर्स का नाम है F12 और इसका नाम है F21, इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों फोर्सेस को कौन सी लाइन ज्वाइन करेगी, ये वाली लाइन ज्वाइन करेगी, ये थोड़ी करेगी यार, यहाँ कोई फोर्स ही नहीं, तो इन दोनों फोर्स को कौन ज्वाइन करेगी, ये वाली लाइन, यानी कि इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, इन दोनों फोर्स को कौन ज्वाइन करेगी, ये वाली लाइन, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है। अब कि जो दोनों फोर्सेस हैं यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये किसके अलोंग काम करेगा, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग की। देखो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग भी इस तरीके से है और ये फोर्स भी आपका
इसी लाइन पे लग रहा है। ये वाला लाइनिंग ऑफ जॉइंट भी यही है और फोर्स भी आपका इस तरीके से लग रहा है। तो ये जो फोर्सेस हैं, आप चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, आप चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्स की बात करो, एक्ट्स ओनली अराउंड द जॉइनिंग लाइन। कहीं ऐसा ना हो, कहीं प्यार ना हो, ओ सॉरी, Q1 Q2। अब ऐसा ना है, देखो ये दोनों फोर्सेस की जॉइनिंग लाइन तो ये हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि F12 आपके यहां लग रहा है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि F21 आपके यहां लग रहा है, ऐसा नहीं। अरे तो कैसे लगेगा, यहां पर कोई फोर्स ही नहीं है, तो कौन सा फोर्स लगाएगी? ये Q1 Q2 पर इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा इस तरीके से, और ये Q2 इस Q1 पर इस लाइन के अलोंग इस तरीके से फोर्स लगाएगा। इसे बोलते हैं फोर्स एक्ट्स अलोंग द जॉइनिंग लाइन। ये तीनों जरूर प्रॉपर्टी लिखो और इसके बाद में वीडियोस को पॉज करो, प्रॉपर्टीज लिखो, और एक छोटी सी क्वेश्चन है पॉइंट चार्ज के बारे में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों, आपको ये काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा पॉइंट चार्ज। आपने कहीं पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, वहां पर भी इसको सुनने को मौका मिला होगा। सर कौन 10th में इतना ध्यान देता है, कोई बात नहीं, गलती आपकी नहीं है, ठीक है। खैर, पॉइंट चार्ज होता क्या है बच्चों? नाम से ऐसा नहीं कि पॉइंट चार्ज ये इतू से चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब है, सपोज दो एग्जांपल लेता हूं मैं। एक तो पूरी एक फुटबॉल ली मैंने, ठीक है, फुटबॉल साइज की एक स्पैन लिया, ठीक। क्या इस पे पॉइंट चार्ज हो सकता है? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? बिल्कुल मान लो ये इस तरीके की फुटबॉल की सरफेस है, अब यहाँ बिल्कुल छोटा सा क्या दिख पा रहा है? नहीं दिख रहा है ये, लेकिन यहाँ पे चार्ज है, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक्चुअली में पॉइंट चार्ज जो है बच्चों, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। सपोज अब मैंने ये तो लिया एक फुटबॉल पर एक छोटा सा चार्ज, जिसको मैंने क्यू बोला और उसका नाम दे दिया पॉइंट चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ में एक फुटबॉल दे दी, क्या इस फुटबॉल को मैं एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकता हूँ? मेरे हाथ में एक रेडी फुटबॉल, अब इस फुटबॉल को क्या मैं पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकता हूँ? सर मजाक कर रहे हो क्या? फुटबॉल कैसे पॉइंट चार्ज हो सकता है? फुटबॉल तो दिखती है। अच्छा सोचो, इस ही फुटबॉल, अब एक फुटबॉल मेरे हाथ में, एक फुटबॉल किसी और बच्चे के हाथ में, अब हम दोनों के बीच की डिस्टेंस, दूरियां बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है? दूरियां। ये मैं यहां हूं और वो 1000 किलोमीटर, स्ट्रेट 1000 किलोमीटर। अच्छा सोचो, क्या वहां से जब बच्चा मेरे हाथ में देखेगा फुटबॉल, तो क्या उसको वो फुटबॉल एक पॉइंट की साइज में दिखाई देगी? हाँ, ये हो सकता है। सुनो सुनो सुनो, बात को समझना, ठीक है, बात को समझना, मुद्दे की बात को। सर आजकल हम मुद्दे की बात ज्यादा समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी समझ लो। सुनो, सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं मैं, ये मैं टैन टैन मुझे हो तो आपके जैसी हो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे हाथ में एक बड़ा सा फुटबॉल और एक स्ट्रेट डिस्टेंस पे, आपको पता है कि फोर्स जो चार्जेस है वो एक्स अलोंग द लाइन, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाली और यहाँ एक छोटा सा मासूम बच्चा रखा हुआ क्या खड़ा हुआ है, सॉरी, और उसके हाथ में भी सेम साइज की फुटबॉल। सर यहाँ तो बड़ी दिख रही, अरे बड़ी नहीं, बच्चा छोटा है, ठीक है। अब देखो, यहां से जब ये बच्चा देखेगा मुझे नहीं फुटबॉल को, तो इसको ये जो फुटबॉल है क्या लगेगी? बिल्कुल पॉइंट साइज लगेगी। क्या लगेगी? पॉइंट साइज। और जब मेरी निगाहें इसी फुटबॉल को देखेगी, तो ये फुटबॉल भी क्या लगेगी? पॉइंट साइज लगेगी। क्या लगेगी? पॉइंट साइज लगेगी, ठीक है। सो अब मैं कहूं आपको कि जो पॉइंट, तो देखो इस बच्चे के लिए ये फुटबॉल क्या होगी? पॉइंट चार्ज होगी। क्या होगी? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को क्यू नोट से लिखते हैं बच्चों। और मेरे लिए ये वाली फुटबॉल क्या होगी? पॉइंट चार्ज। अच्छा, जब हम दोनों पास में थे, क्या एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज से नहीं थे, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ी, बड़ी डिस्टेंस, एक डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ी है, तो क्या बन गया? वो पॉइंट चार्ज बन गया। तो मुद्दे की बात ये है कि देखो, जो हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो काफी ज्यादा थी कंपैरिजन टू द साइज ऑफ फुटबॉल। कंपैरिजन टू द साइज ऑफ फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल की जितना साइज था उसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस थी वो काफी ज्यादा थी। मान लो फुटबॉल इतनी थी, ये मान लो कितनी, 12 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर ले लो फुटबॉल का, स्पेन का, ठीक है। और जो डिस्टेंस है
और वो डिस्टेंस कितनी है, वो 1000 किलोमीटर, तो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा होगी। तो जो फुटबॉल है वो मुझे ऑब्वियसली बात है पॉइंट साइज ही दिखेगी, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट चार्ज क्या हो, कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज बन सकता है, बट अगर उसका अमाउंट मान लो Q इज इक्वल टू मैंने लिया 2 कूलम, ठीक है, ये 2 माइक्रो कूलम ले लेता हूँ, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, और जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच की, और मैं कहीं खड़ा हूँ 1000 किलोमीटर, कहाँ पे 1000 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली बात है 1000 किलोमीटर में तो मेरे को ये भी पॉइंट चार्ज ही दिखेगा यार, ये तो मुझे पॉइंट चार्ज जैसा ही फील होगा, ये तो मुझे पॉइंट चार्ज जैसा ही माइक्रो टू माइक्रो कूलम है, इतना सा है। अब इसको मैं 1000 किलोमीटर चलाऊंगा तो वैसे ही मर जाएगा, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सा चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, या इनडायरेक्टली और दूसरी वे पे बोलो तो पॉइंट चार्ज के एक फ्री स्पेस में छोटू सा चार्ज, फ्री स्पेस यानी बहुत बड़े स्पेस में एक छोटा सा चार्ज, वो है पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा जो मैं बात कर रहा था, F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। इस वजह से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि नेक और दस्तूर दोनों हो जाए, ओके। ओके बच्चों, अब बात करते हैं, अच्छा मैंने आपको लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, मैंने आपको ये रिलेशन लिखा है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। सो अगर मैं कूलम्ब फोर्स और इसके दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, यानी कि स्मॉल r बोल दो, सेपरेशन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्मॉल r भी क्या कर रहा है, सेपरेट ही कर रहा है, सेपरेशन। सो उन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, टू पैच, ये क्या है, F वर्सेस R का ग्राफ, F वर्सेस R का ग्राफ, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी दोनों के बीच में, उनके बीच में फोर्स कम होता जाएगा, बोले तो जैसे जैसे जुदाई होती जाएगी, लंबी जुदाई, सॉरी सर भावनाओं में बह गए हो आप। अब अगर जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी, लोग कहते हैं जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी इन दोनों के बीच में, वैसे वैसे इन दोनों के बीच में फोर्स भी कम होता जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूरियां बढ़ती है प्यार बढ़ता है, नहीं नहीं, दूरियां बढ़ती है और फोर्स घटता है, दूरियां बढ़ती है और फोर्स घटता है, आई बात समझ में। सो और किस तरीके से घटेगा, इनवर्स स्क्वायर इनवर्सली, इस तरीके से स्क्वायर इनवर्सली। देखो कैसे, सपोज ये समझ में आया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम होगा। देख पहले डिस्टेंस यहाँ थी, फोर्स तेरा यहाँ था, अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी देख फोर्स बिल्कुल कम हुआ, जैसे जैसे और डिस्टेंस बढ़ी फोर्स और कम होता है, और रैपिडली कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर है। देख जरा आते हैं खोपचे में, अब मान ले कि तेरे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और फिलहाल जो डिस्टेंस है वो R है, फिलहाल जो डिस्टेंस है वो R है, और इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी F है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ कि इन चार्जेस को सेम रहने देता हूँ, यानी कि Q1 और Q2 ही, और मैं इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया, इनमें दूरियां कायम कर दी, और दूरी कितनी कायम कर दी, डबल, कितनी कर दी, डबल। तो बताओ कि जो नया फोर्स है वो किस तरीके से अफेक्ट होगा, ये जो नया फोर्स है वो क्या होगा, कोई बात नहीं, आ जाओ सर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लगा दिया, यही आता था, ये लगाया, बहुत बढ़िया। इसके लिए निकालो F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2, R के जगह R रखो या 2R रखो, सर नहीं डिस्टेंस 2R है, R 2R रखो, 2R का स्क्वायर भी होगा, बिल्कुल स्क्वायर होगा। सो F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 2R का होल स्क्वायर, बोले तो 4R स्क्वायर, R का R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो ये जरा ये आना है, ये क्या है, ये क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सर ये तो देखा देखा लग रहा है, कहां देखा, ये रहा F। सो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं F डैश इज इक्वल टू
एफ और ये अपन फोर्स आई से एफ बाई 4। तो जो नया फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स से 4 टाइम्स कम होगा। जो नया फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स से 4 टाइम्स कम हो जाएगा। देखो ऑब्वियसली बात है, और आपको तो पता ही है कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो भी कम होगा। और देखो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सोल्व किया वो तब भी वही हुआ कि दूरी बढ़ाई फोर्स डिक्रीज हो गया। फोर्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ी और फोर्स कम हो गया। अच्छा चलो उल्टा कर देते हैं हम थोड़ा सा। मैं इनमें करीब लाता हूं इन दोनों चार्जेस को। क्या करता हूं? अब सेम कैसे Q1 Q2 पहले जैसे R F डिस्टेंस थी और F उनके बीच में लगने वाला फोर्स था। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, Q1 और Q2 चार्ज रहने दिया, इसको छेड़छाड़ी नहीं किया। और ये जो इसकी डिस्टेंस थी, नई वाली डिस्टेंस, उसको मैंने पहले से आधा कर दिया, यानी कि उसके हाफ उनको करीब लेके आया। अब जरा फोर्स बताओ नया F डैश। सर F डैश इक्वल टू K। ओके बच्चों, लाइट इश्यू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं बात क्या कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ कि जो नया चार्ज आएगा वो क्या होगा, F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R डैश का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा R डैश में क्या पुट कर सकते हो? सर आपने R/2 किया ना, तो R/2 पुट कर दो। बहुत बढ़िया। ये लिख के Q1 Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? R/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? R स्क्वायर बाई 4। सर हमें इतने बच्चे भी नहीं है जितना ना समझ पाए। आया R स्क्वायर बाई 4। अच्छा ये बाई 4 ऊपर चला जाएगा, चला गया 4। अब देखो 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 देखो, जादू जादू है नशा है। ये देख ये देख, ये क्या दिखा है? वो दिखा है? हाँ सर ये तो ये रहा F डैश। सो अब मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ? F। तो नया F डैश इज इक्वल टू F और पीछे तो पोल है थे, यानी कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर दो तो उनके बीच का फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस बात है सर, बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो ये चीज है। इस तरीके से भी पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नोट डाउन करो। ओके प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इस वाले पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम रिजर्वेशन ऑफ फोर्स प्लस इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए यही डिस्कस करते हैं। और हाँ ध्यान बात कि इस वाले लेक्चर को, इस वाले पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको हमेशा बार बार याद आनी पड़ेगी वेक्टर 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 बहुत याद आने वाली है। तो एंड स्क्रीन पर आपके ऊपर वेक्टर का जो लेक्चर है वो लगा हुआ है, आप वहां जाओ, वेक्टर को सीखो कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी चीज। ठीक है, और किसी तरीके से वेक्टर बनाते हैं। कोई भी अगर आपको नई वेक्टर दी तो उसका वेक्टर किस तरीके, यूनिट वेक्टर किस तरीके से आप निकाल सकते हो, वो सारी चीजें हमने इस पर दी हुई है। तो आप उस प्लेलिस्ट पर टच करें और देखें कि यूनिट वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे लेक्चर में यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर वेक्टर एडिशन सब कुछ काम आने वाला है। ओके ओके, तो आज के लिए यही डिस्कस करते हैं, देखते रहिए वीडियोस।